हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ज्योग्राफी के अपने लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि इस धरती पर कितने बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर हैं और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा धरती पर बहुत ही बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि हिमालय और एंडीज पर्वत। तो इसके बावजूद हमारी जो धरती है वो एक संतुलन की स्थिति में रहती है, जिसे इंग्लिश में आइसोस्टेसी और हिंदी में भू संतुलन कहते हैं। और यही हमारा आज का विषय है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियास से लिया गया है, जिसका अर्थ है संतुलन की स्थिति। आप जानते हैं और आपने ऐसा देखा भी होगा कि पर्वतों के बहुत से शिखर होते हैं और उनकी ऊंचाई भी अधिक होती है। इसी तरह से पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है और मैदान समतल होते हैं। पठारों की ऊंचाई सामान्य, जबकि मैदानों की बहुत कम होती है। इसके विपरीत समुद्र तलों और खाइयों की गहराई बहुत अधिक होती है। इन उच्चावचों की ऊंचाई में बहुत अंतर होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण कर रही है और उसने अपने विविध भू लक्षणों में संतुलन बना रखा है। हालांकि कहने का मतलब ये है कि कहीं पर तो बहुत ऊंचाई है, कहीं पर बहुत गहराई है। इसके बावजूद पृथ्वी जो है, जो अपने अक्ष पर जो है चक्कर लगा रही है, उसने अपने विविध भू लक्षणों के बीच में संतुलन बनाकर रखा है। अतः हमारी पृथ्वी को समस्थिति की अवस्था में माना जाता है, यानी कि यहाँ पर एक भू संतुलन बना हुआ है। भू संतुलन पर एयरी के विचार हम देखेंगे कि भूवैज्ञानिक एयरी ने विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार और मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना है। अतः उसने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक समान घनत्व के विचार को सुझाया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बार बार बताया है कि जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी लेयर है, वो उसमें जो मेटल है, उसके जो तत्व हैं वो हल्के हैं, इसीलिए उसका घनत्व कम है। जबकि जो भारी तत्व हैं वो अंदर की तरफ हैं, नीचे की तरफ हैं, और इसी वजह से उनका घनत्व भी अधिक है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है। जैसे कि अब आप जानते हैं कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इनसे बनी हुई है, जो कि हल्के मेटल हैं। और जो भीतरी परत है वो बनी हुई है ऊपरी परत सिलिका एल्युमिनियम से बनी है, जबकि जो भीतरी परत है वहाँ पर फेरस, आयरन वगैरह हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं इस पर कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो कि हल्के पदार्थों से बनी हुई है, इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसे सियाल नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिलिका का SI और एल्युमिनियम का Al से मिलाकर इसे सियाल कहा जाता है। यह नीचे की परत से कम घनत्व वाला है। एयरी ने माना कि सियाल से बनी भूपर्पटी सीमा सिलिका और मैग्नीशियम नीचे की अधिक घनत्व वाली परत जो है उसकी तुलना उसके ऊपर तैर रही है। यानी जो कम घनत्व वाली परत है वो ऊपर जो है वो ऊपर तैर रही है, कम घनत्व वाली परत जो है वो अधिक घनत्व वाली परत के ऊपर तैर रही है। आगे देखते हैं। भूपर्पटी की परत का घनत्व एक समान है, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है। इसलिए ये स्तंभ अपनी ऊंचाई के अनुपात में दुर्बलता मंडल में धंसे हुए हैं। इसी कारणवश इनकी जड़ें विकसित हो गई हैं अथवा नीचे गहराई में सीमा विस्थापित हो गई है। देखिए, आप ये समझिए कि जो दो लेयर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो दो लेयर हैं कौन कौन सी हैं। जो सबसे ऊपर वाली है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, जिसे सियाल कहते हैं। जबकि जो नीचे वाली है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जो कि थोड़ा अधिक घनत्व वाली है, जिसे कि सीमा कहते हैं। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि ये जो दुर्बल मंडल है ये इसमें धंसे हुए हैं स्तंभ की ऊंचाई के अनुपात में। यानी जितना ज़्यादा, आप देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए कि जितना ज़्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर वाले हिस्से को आप मानिए जो अलग अलग जो है स्तंभ यहाँ पर बने हुए हैं पानी के ऊपर, तो जितना ज़्यादा ऊंचे हैं, जैसे कि पहाड़ जो है वो बाकी जगहों से ज़्यादा ऊंचा होता है, तो नीचे भी पानी के भीतर भी वो उतने ही ज़्यादा धंसे हुए हैं।
तो यही बात उन्होंने कहा है कि यही सिद्धांत हमारी धरती पर भी लागू होता है। अब आप राइट साइड वाले जो है डायग्राम में देखिए कि जहाँ पर्वत बने हैं सबसे ऊपर, तो ये जो पर्वत बना हुआ है यहाँ पर नीचे ज़मीन की भी गहराई अधिक है, ज़्यादा नीचे तक है। जबकि यहाँ जहाँ समुद्र है, देखिए ऊपर जहाँ जल बना हुआ है, तो समुद्र का जो आप नीचे आधार देखिए वो काफ़ी नीचे है। तो ज़मीन के भीतर भी आप देखिए कि यहाँ पर भी ये सबसे ऊपर है, मतलब यहाँ पर कम धंसा हुआ है, काफ़ी कम गहराई है। तो इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने इस डायग्राम के हिसाब से जो है समझाया है कि जैसा यहाँ पर दिख रहा है ऐसा ही धरती के भीतर भी होगा, क्योंकि धरती के भीतर हम गहराई में इतनी जाकर तो देख नहीं सकते हैं। आपको पता ही होगा कि 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा और आप एक हद के बाद नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए एयरी ने विभिन्न आकारों के लकड़ी के टुकड़े लिए और उन्हें पानी में डुबो दिया। तो ये जो डायग्राम जो अभी था जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि इसे सिद्ध करने के लिए एयरी ने लकड़ी के टुकड़े लिए अलग अलग आकारों के और उनको पानी में डुबो दिया। ये अपने आकार के अनुपात में भिन्न भिन्न गहराई तक पानी में डूबते हैं, यानी कि जितना बड़ा इनका आकार है तो उतना भीतर ये पानी में डूबते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर अधिक ऊंचाई वाले भूलक्षण उसी अनुपात में अधिक गहराई में धंसे होते हैं, यानी कि जो पहाड़ हैं जो अधिक ऊंचाई वाले हैं तो वो अधिक गहराई तक धंसे होंगे, जबकि कम ऊंचाई वाले लक्षणों की जड़ें छोटी होती हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र का जो आधार है वो काफ़ी नीचा होता है, तो क्या होगा, समुद्र का बेस काफ़ी नीचा होता है तो वो ज़मीन के भीतर, पृथ्वी के भीतर भी ज़्यादा गहराई में नहीं होगा, उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होंगी। तो क्या ये कह रहे हैं कि यह अधिक गहराई में धसी हुई जड़ें ही हैं जो अधिक ऊंचाई वाले भूभागों को स्थिर रखती हैं, यानी कि जो पहाड़ है, जो पर्वत है वो इसलिए स्थिर है क्योंकि उसकी जड़ें भी ज़्यादा गहराई में धसी हुई हैं। उनका विचार था कि भूभाग एक नाव की तरह अधः स्तर पर तैर रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की जड़ समुद्र स्तर से 70,784 मीटर नीचे होनी चाहिए। एयरी की इसी बात को लेकर आलोचना भी हुई है कि जड़ का इतनी गहराई पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर विद्यमान उच्च तापमान जड़ के पदार्थों को पिघला देगा, क्योंकि इतनी गहराई में बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है। मैंने आपको बताया कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो इतनी ज़्यादा गहराई पर तापमान इतना ज़्यादा होगा कि जो जड़ें हैं वो पिघल जाएंगी गर्मी की वजह से। अब हम देखते हैं भू संतुलन पर प्रैट के विचार को। प्रैट ने विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों को भिन्न भिन्न घनत्व का माना है। ऊंचे भूभागों का घनत्व कम है, जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का अधिक है। दूसरे शब्दों में ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध है। अगर कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व अधिक होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे ऊंचे पहाड़ हैं तो उनका घनत्व कम है, और अगर स्तंभ नीचा है यानी जो जमीन के, जो धरती के जो निचले हिस्से हैं, तो उनका घनत्व अधिक है। इसको सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अधः स्तर की एक निश्चित गहराई पर हो जाती है। इस प्रकार से एक सीमा रेखा खींच दी जाती है जिसके ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का समान दबाव पड़ता है। अतः उसने एयरी के आधार या जड़ अवधारणा को खारिज कर दिया और क्षतिपूरक स्तर की अवधारणा को स्वीकार किया। देखिए अब आप इस डायग्राम में उसने अपनी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए समान भार वाली भिन्न भिन्न घनत्व की कुछ धातु की छड़ें ली और उन्हें पारे में डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि इनका घनत्व जो है वो भिन्न भिन्न है और भार समान है, तो ये क्या है कि जो सबसे ऊंची वाला जो छड़ है वो भी पानी में उतनी ही गहराई तक डूबी है जितनी कि सबसे नीचे वाली छड़ जो है डूबी हुई है पानी के भीतर। तो इसी का इनका कहने का मतलब है कि क्योंकि जितनी ऊंचे हैं, जैसे पहाड़ जो है वो ऊंचा तो है लेकिन उसका घनत्व तो कम है, तो इस वजह से वजन उतना ही पड़ता है जितना कि मैदानी क्षेत्रों का है जो उतने ऊंचे नहीं हैं लेकिन उनका घनत्व तो ज़्यादा है। तो इस वजह से उनका भार भी बराबर ही है पहाड़ वाले क्षेत्र के, और यही वजह है कि ये सब कुछ का कोई अलग से बहुत गहराई में जड़ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब एक बराबर स्तर पर ही रहते हैं।
एरी और प्रैट के विचारों में अंतर समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। एरी के विचार में जो है भूपर्पटी के पदार्थों में एक समान घनत्व है, जबकि प्रैट के अनुसार भूपर्पटी के पदार्थों के घनत्व में भिन्नता है। इसके अलावा एरी का कहना है कि भिन्न भिन्न गहराई जिस तक जड़ पहुंचती है, यानी कि जड़ जो है अलग अलग गहराइयों तक पहुंचती है, पहाड़ की या समतल मैदानों की या पठार की जड़ अलग अलग गहराइयों तक पहुंचती है। जबकि प्रैट का मानना है कि एक समान गहराई तक ही जो है भूपर्पटी पदार्थ पहुंचता है। इसकी जड़ अलग अलग गहराई की नहीं होती है, बल्कि एक समान गहराई की ही होती है। इसके अलावा एरी का मानना है कि पर्वतों के नीचे गहरी जड़ और मैदानों के नीचे छोटी जड़ होती है। वही ऊंचाई वाली बात कि पर्वत ज़्यादा ऊंचे हैं तो उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी गई हैं, जबकि जो मैदान हैं वो अपेक्षाकृत उतने ऊंचे नहीं हैं, समुद्र तल से थोड़े ही ऊंचाई पर हैं, तो उनकी जड़ें भी छोटी ही गई हैं। जबकि प्रैट का कहना है कि किसी प्रकार की जड़ नहीं है, परंतु क्षतिपूरक हैं, यानी कि कोई जड़ उड़ कहीं गहरी वहरी नहीं गई है, सब एक समान तल पर ही मौजूद हैं। भूमंडलीय भूसंतुलन सामंजस्य। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पूर्ण भूसंतुलन नहीं है। पृथ्वी अस्थिर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी अस्थिर है और आंतरिक शक्तियाँ अक्सर भूपर्पटी के संतुलन को भंग कर देती हैं। एक निश्चित पेटी में नियमित भूकंप और ज्वालामुखी उद्भेदन असंतुलन को दर्शाते हैं। इसलिए लगातार एक प्रकार के सामंजस्य की आवश्यकता बनी रहती है। आंतरिक शक्तियाँ और उनके विवर्तनिक प्रभाव धरातल पर असंतुलन के कारण हैं, परंतु प्रकृति हमेशा समस्थिति सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करती है। वह शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल पर आए अंतरों को दूर करने का प्रयत्न करती हैं और इस प्रक्रिया में वे ऊंचे भूभागों से पदार्थों को खुरचकर बहुत दूर ले जाकर निचले भागों में निक्षेपित कर देती हैं। इस प्रक्रिया को में निक्षेपण के स्थान पर धसाव द्वारा नीचे के पदार्थों के प्रवाह के कारण एवं खुरचने के स्थान पर अनाच्छादन के अनुपात में उत्थान द्वारा भूमंडलीय संतुलन बना रहता है। जैसे आप देखते हैं कि पहाड़ हैं वो ऊंचे हैं, लेकिन पानी और बारिश जो होती है वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर नीचे की ओर लाती है, मैदानों की ओर लाती है, और वास्तव में मैदानों की जो भी मिट्टी है वो पहाड़ों से पानी के साथ बहती हुई आ रही है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि प्रकृति जो है वो संतुलन को बनाने का प्रयास करती रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो और उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर आपके और क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप जो है चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।